नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं 4 बजे का ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। ढेर सारी खबरें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और साथ में बाजार और मार्केट से जुड़ी हुई भी ताजा अपडेट। तो शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लगातार तीसरे दिन दबाव में रहा बाजार। निफ्टी 11,650 के नीचे बंद। निफ्टी बैंक में भी 12 में से 9 शेयरों में गिरावट, लेकिन मिड कैप शेयरों में रौनक। मेटल और तेल के शेयर चढ़े। आज आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजे। मुनाफे में 16% तो रेवेन्यू में 11% बढ़त का अनुमान। 7 से 7.2 डॉलर के बीच रह सकता है जीआरएम। जियो का आरपू बढ़कर हो सकता है 145 रुपए। 5G सेवाओं से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। 2024 से 2040 तक 150 बिलियन डॉलर तक के इजाफे का अनुमान। मैन्युफैक्चरिंग और कृषि की होगी अहम भूमिका। अब कर्मचारियों की छटनी से पहले कंपनियों को सरकार को देनी होगी जानकारी। नई वैकेंसी में भी निकाले गए कर्मचारियों को देनी होगी तरजीह। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पर ड्राफ्ट रूल्स जारी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने केवड़िया में किए कई योजनाओं के उद्घाटन। जंगल सफारी की भी करेंगे शुरुआत। भोपाल में फ्रांस विरोधी प्रदर्शन पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। वहीं शिवराज सरकार ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कांग्रेस विधायक समेत 2000 लोगों पर दर्ज किया केस। कोरोना के मामले पहुंचे 81 लाख के करीब। पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 563 मरीजों की मौत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच हालात हुए गंभीर। तो इन सारी खबरों के बीच आज शुरुआत करते हैं बाजार से, क्योंकि हफ्ते का अंत भी हो रहा है और बाजार में लगातार 3 दिन से दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार तीसरे दिन बाजार दबाव में रहे। निफ्टी 11,650 तक लुढ़क चुका है और वहीं बंद हुआ उसके नीचे। वहीं निफ्टी बैंक में 190 अंकों की गिरावट रही। पिछले 3 दिनों की गिरावट में निफ्टी बैंक 3.5% तक कमजोर हो चुका है। हालांकि आज मिड कैप इंडेक्स हरे निशान पर बंद होने में कामयाब रहा। आज के सेशन का पूरा अपडेट लेते हैं अपने सहयोगी सुमित मल्होत्रा से। तो सुमित, लगातार तीसरा दिन दबाव जारी रहा। कुछ जगह हल्की सी चमक और रिकवरी भी दिखाई दी। कुल मिला के हाइलाइट्स क्या कहेंगे आज के? देखिए, आज हफ्ते का और महीने का दोनों का आखिरी कारोबारी सत्र था। भारतीय बाजारों में बिकवाली तो एक समय में बहुत देखने को मिली। उतार चढ़ाव रादर बहुत ज्यादा रहा, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट्स निचले स्तर से रिकवर हुआ और फ्लैटिश टोन पे ही क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। 2-3 चीजें अहम रही, जिसमें ऑटो और टेलीकॉम आज यहां पर प्रेशर रहा, लेकिन कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग रही। रियल स्टेट स्पेस से, मेटल स्पेस से, ऑयल एंड गैस स्पेस से। बैंकिंग, एनबीएफसी भी थोड़े प्रेशर के अंदर या फिर कहते हैं फ्लैट के कारोबार के साथ आज फ्लैटिश टोन पे ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। बीपीसीएल हाँ एक ऐसा शेयर था जो कि आज नंबर्स के बाद जरूर चलता हुआ दिखाई पड़ा। राइट, तो ये हुए आज के हाइलाइट्स। सुमित, एक्शन कहां था आज? देखिए, आज निफ्टी के गेनर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम तो यहां पर आता है अदानी पोर्ट का, बीपीसीएल का, कोल इंडिया, एनटीपीसी, कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एक जोरदार तेजी बीपीसीएल में रही। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल लीड कर रहा था। सबसे ज्यादा बिकवाली वहीं पर थी, करीब 4% की। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और आयशर ऑटो सेल्स के नंबर से ठीक पहले यहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर में चोलामंडलम, टीवीएस, आइडिया, जी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज खरीदारी रही। सरप्राइजिंग आइडिया लाल निशान में खुला और उसके बाद हरे निशान में पहुंचा। मिड कैप लूजर्स में एमआरएफ, अपोलो टायर्स, जुबिलेंट फूड, कमेंस यानी कि ऑटो स्पेस में जो बिकवाली थी वो चौतरफा देखने को मिली। एफ&ओ गेनर रहे आज चोलामंडलम फाइनेंस, टीवीएस, वोडाफोन आइडिया जैसे शेयर और एफ&ओ लूजर्स में एयरटेल और एमआरएफ जैसे शेयरों का दबदबा देखने को मिला। नंबर्स का इंपैक्ट सबसे ज्यादा जहां पर रहा उसमें इंडियन ऑयल, डिक्सन टेक, महिंद्रा लाइफ स्पेस, अरविंद स्मार्ट स्पेस, ये कुछ ऐसे नंबर्स थे जो कि आज मार्केट आवर्स में आए और उनका इंपैक्ट सभी शेयर आज हर निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब क्रूशियल वीक, अगला हफ्ता, अमेरिकी चुनाव, कई दिग्गज कंपनियों के नंबर्स, तो नजर रखनी होगी मार्केट्स के ऊपर। बिल्कुल, मार्केट्स पे नजर रखनी होगी, अमेरिकी चुनाव और दिग्गज कंपनियों के नंबर्स। तो ऐसे एक नंबर आज भी आने वाला है। फिलहाल इस लिंक के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुमित। तो जैसा हम कह रहे हैं, एक बड़ा रिजल्ट आज शाम को भी अवेटेड है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी अब जुड़ गए हैं। तो नीरज, आज के नतीजों को लेकर किस तरह के अनुमान है?
देखिए, परिणाम अच्छे आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि Q1 की जो दिक्कतें थी वो Q2 में काफ़ी हद तक कम हुई हैं, तो इसकी वजह से आप इस पर नज़र रखिए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप तिमाही दर तिमाही अनुमान लगाएं तो जिनका मुनाफा आने वाला है वो क्लोज टू 10,000 करोड़ होगा, या प्रिसाइसली 9,500 करोड़ से ऊपर आएगा, और इसमें अच्छी खासी 16% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसी साथ आप एबिटा लेवल पर देखेंगे तो वहाँ पर भी 16.5% की इंप्रूवमेंट के साथ ये 19,547 करोड़ होगा। ये ग्रोथ कहाँ से आ रही? खासतौर पर पेटकेम के बिजनेस से आ रही, वहाँ पे अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो वहाँ पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। रिफाइनिंग बिजनेस थोड़ा सबड्यूड आप कह सकते हैं उसकी वजह से, क्योंकि वॉल्यूम बहुत नहीं था, लेकिन जीआरएम इंप्रूव हो रहा है तो वो उसको ठीक कर देगा। यानी जीआरएम जो पहले पिछले क्वार्टर में $6.3 का आया था, वो इस बार 7 से ऊपर का आने वाला है। रिटेल कारोबार में भी आप देखेंगे तो प्री कोविड लेवल तक पहुंचने का हमारा अनुमान है। हमें लगता है कि 34,640 करोड़ का सेगमेंट रेवेन्यू आना चाहिए, और एबिटा लेवल में 1,530 करोड़ होने चाहिए, जो कि करीब 50% ऊपर है Q1 की तुलना में। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जियो में टेलीकॉम जो काम है उसमें अगर आप देखेंगे तो एंटरप्राइज सर्विसेज काफ़ी बढ़ी है। 145 के जीआरएम का अनुमान हम लगा के लेके चल रहे हैं, जो पिछली बार 140 रुपये 30 पैसे था, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और मुनाफा 3100 करोड़ होगा, जिसमें करीब करीब 21 से 20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो टेलीकॉम रिटेल सारे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। टेलीकॉम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि ओपनिंग अप के साथ साथ बहुत कॉर्पोरेट बिजनेसेस खुले हैं, तो डेटा सर्विसेज की इंप्रूवमेंट हुई, तो वो वहाँ पे आपको नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हम नतीजे देखेंगे तो बेहतर नजर आएंगे। चलिए, ओवरऑल बेहतर नतीजों की उम्मीद शाम को आ जाएंगे, और इन नतीजों का लाइव कवरेज और एनालिसिस आप देखेंगे CNBC आवाज पर। एक्सपर्ट्स के साथ ये दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के और समझाएंगे कि रिलायंस के नतीजे कैसे रहे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, आप भी जरूर जुड़िएगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले कमोडिटी मार्केट्स में भी उठापटक देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों में क्रूड 10% तक गिर चुका है। ऐसे में आपको नॉन एग्री कमोडिटीज में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? 4:27 पर, यानी आपसे कुछ ही देर बाद देखिए हमारा खास शो कमोडिटी आउटलुक, नॉन एग्री कमोडिटीज। चलिए, अब कुछ और खबरें देखेंगे। GSMA की रिपोर्ट के मुताबिक 5G सेवाएं भारत की GDP में 2024 से 2040 तक $150 बिलियन तक का इजाफा कर सकती हैं। कैसे करेंगी, ये हम अपने खास सेगमेंट में आपको बताने जा रहे हैं। CNBC Awaaz and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. भारत में स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत जल्दी ही स्मार्टफोन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन जाएगा। साथ ही इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 80 से 90 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में 5G सेवाएं भारत के टेलीकॉम सेक्टर के साथ कृषि, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशाएं देंगी। GSMA की रिपोर्ट के मुताबिक 5G टेक्नोलॉजी का 2025 से 2040 तक भारत की GDP में 45,000 करोड़ डॉलर का योगदान होगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा, जिसका योगदान करीब 9,000 करोड़ डॉलर का होगा, जबकि कृषि और IT कम्युनिकेशन का योगदान 5-5 हजार करोड़ डॉलर का होगा। शिक्षा और हेल्थ केयर सर्विसेज भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट के लिए सबसे जरूरी है सरकार का 5G स्पेक्ट्रम के लिए रोड मैप तैयार करना। सरकार को टेलीकॉम कंपनियों को सभी स्पेक्ट्रम बैंड में सही मात्रा में स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना होगा। साथ ही स्पेक्ट्रम की कीमतें भी कम रखनी होगी। जानकार मानते हैं कि अभी भारत में 5G सेवाओं के लिए सही वक्त नहीं है। 5G का यदि देखें तो उसके इकोसिस्टम के लिए क्या क्या चाहिए हमें चाहिए स्पेक्ट्रम, एक्सेस स्पेक्ट्रम, बैकहॉल स्पेक्ट्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हैंडसेट्स, और सबसे बड़ा चीज ऑपरेटर्स के पास पैसा होना चाहिए। जानकारों के मुताबिक अगर भारत 5G में घरेलू कंपनियों को तरजीह देता है तो देश के लिए एक बड़ा मौका होगा कि 5G के लिए हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन से माल लें, और इसके लिए इंडिया पूरी तरह से अब तैयार है। ऑलरेडी 3-4 कंपनी आ चुकी हैं जो 5G को इंडिया में बना के देने को तैयार है। रिलायंस जियो के आने से पहले भारत में 4G कनेक्शन नहीं थे। अब देश में 4G कनेक्शन की संख्या 56 करोड़ तक पहुंच गई है
और 2025 तक इसके 82 करोड़ तक होने का अनुमान है। अगर 5G आने के बाद तेजी से फैलता है तो भारत सही मायने में डिजिटल हो सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। 2 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन पीएम मोदी अहमदाबाद के केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने आरोग्य वन का दौरा भी किया। पीएम ने आरोग्य वन में तस्वीर भी खिंचवाई। इसके बाद उन्होंने एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। पीएम ने चिल्ड्रन पार्क में टॉय ट्रेन की सवारी भी की और माखन गेम भी खेला। पीएम मोदी कल देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता मनीष देसाई से। तो मनीष, ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी रोचक लग रहा है। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजों का वो लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। आगे और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर है। सुबह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन पर गांधीनगर गए, उनके परिवार को मिलकर सांत्वना दी। उसके बाद वो केवड़िया के लिए चले और केवड़िया में इन्होंने, जैसे आपने बताया, करीब 17 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री आज के दिन में और कल मिलकर करने वाले हैं। इसमें से कुछ ये अहम है, आरोग्य वन जो है या बच्चों के लिए न्यूट्रिशन पार्क है। इसके अलावा एकता क्रूज है जो 6 किलोमीटर का राउंड लगाएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के जितने भी एरिया है वो कवर करेगी। सरदार सरोवर डैम, जहां से करीब नायग्रा फॉल की तरह नजारा देखने को मिलता है जब बारिश अच्छी हो जाती है, उसके आसपास का चक्कर काटेगी। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज कई का किया है, कई का शाम तक करेंगे और कल भी कुछ करेंगे। लेकिन कल जो है यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वहां पर एकता परेड होने वाली है, यानी सरदार पटेल की जयंती है। तो ऐसे मौके पर जिन्होंने देश को एक बनाया, ऐसे सरदार पटेल के स्टैच्यू के पास ही यूनिटी परेड का आयोजन किया गया, जिसका नजारा देखेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा आईएएस अधिकारियों से वहां पर मीटिंग करने वाले हैं और देश की पहली जो सी प्लेन सेवा है उसका कल वो उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की जो कोशिश है राज्य सरकार की और प्रधानमंत्री का खुद का ये ड्रीम था, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। जी, बहुत शुक्रिया मनीष। और उत्सुकता रहेगी कि हम ये बाकी चीज़ों के बारे में भी उनको विजुअल देखें और कल जिस सी प्लेन का उद्घाटन होने वाला है उसके बारे में भी आपने रिपोर्ट किया था, तो वो भी उस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। किसी संस्थान में साल भर से ज्यादा समय से काम कर रहे कर्मचारियों की छटनी से पहले कंपनियों को इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। इतना ही नहीं, साल भर के अंदर उसी कंपनी में फिर से वैकेंसी निकलती है तो आम भर्ती प्रक्रिया से पहले छटनी किए गए कर्मचारियों को वरीयता देनी होगी। दरअसल सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पर ड्राफ्ट रूल जारी किए हैं। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं जानते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। तो प्रकाश, ये जो नए ड्राफ्ट रूल्स आए हैं कब तक इम्प्लीमेंट होंगे और क्या और डिटेल्स हैं इन पर? देखिए, 4 श्रम कानून, जिसे लेबर कोड्स का नाम दिया गया है, जिस पर संसद की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और अब उस पर नियम बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। इसमें सबसे अहम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जिसका सीधा सरोकार जो है वो कर्मचारियों से है। उस पर जो है श्रम मंत्रालय ने जो ड्राफ्ट रूल है उसको जारी कर दिया है, जिसमें कई तरह के अहम प्रावधान किए गए हैं। सबसे अहम प्रावधान ये है कि अगर कोई कंपनी अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी करती है, खासकर वैसे कर्मचारी जो कि उस कंपनी में साल भर से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, तो इसकी सूचना पहले कंपनी को सरकार और साथ ही साथ जो केंद्रीय उप श्रम आयुक्त है उनको देना जरूरी होगा। कंपनियों के लिए जरूरी होगा कि साल के दौरान वो कितने कर्मचारियों की छटनी करते हैं, इसकी सही संख्या जो है वो सरकार को बताए। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कंपनी छटनी करती है और साल भर के दौरान ही फिर से नई बहाली निकालती है, तो उसे जिन कर्मचारियों की उसने छटनी की है उसे पहले वरीयता देना उसके लिए जरूरी होगा। आम भर्ती से पहले 10 दिन पहले ऐसे कर्मचारियों को सूचित करें, उनके मना करने के बाद ही नए लोगों की भर्ती करें। यह भी प्रावधान किया गया है कि छटनी करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी होगा कि वो विशेष फंड बनाए और कर्मचारी का जो आखिरी महीने का वेतन है उसके 15 दिन की रकम के बराबर जो है उस फंड में डाले। सरकार उस फंड के उस पैसे का इस्तेमाल जो है उस कर्मचारी के खाते में उस पैसे को डालेगी और उसका इस्तेमाल जो है उसकी रिस्किलिंग के लिए की जाएगी, ताकि भविष्य में फिर से उसे दूसरी जगह नौकरी मिलने में दिक्कत ना हो। ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। श्रम मंत्रालय ने ड्राफ्ट रूल जारी कर दिए हैं। 30 दिन के अंदर सबकी राय मांगी गई है, उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। जी, शुक्रिया।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या 81 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48,648 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 563 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 3 महीने में पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6 लाख से कम है। हालांकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच फिर से हालात गंभीर होते दिख रहे हैं। क्या है कोरोना और वैक्सीन पर ताज़ा अपडेट, जानकारी के लिए हैं प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ। तो प्रकाश, कोरोना नंबर्स और उसके आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है? जी, सबसे पहले कोरोना मामलों की बात कर लेते हैं। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,648 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कोरोना की जो कुल मरीजों की संख्या है वो 80,88,000 के पार जो है वो पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 563 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से और मरने वालों की कुल संख्या जो है वो अब तक 1,21,000 के करीब पहुंच गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट में लगातार तेजी आ रही है और ये इस वक्त 91.15% के लेवल पर पहुंच गई है और इसकी वजह से पिछले 3 महीने में कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं देश में वो 6 लाख से भी पहली बार 6 लाख से कम हो गए हैं। इस वक्त ये 5,94,000 के करीब हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले आए हैं देश में। जहां तक दिल्ली का सवाल है तो प्रदूषण के बीच में दिल्ली में हालात जो है फिर से गंभीर होते हुए दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 5,739 नए मामले सामने आए हैं दिल्ली के अंदर। जहां तक दूसरे अपडेट्स की बात है तो एयर इंडिया जो है चीन के वुहान शहर के लिए पहली बार वंदे भारत मिशन के तहत जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, जिसको कि लॉकडाउन से पहले बंद कर दिया गया था और जो भी यात्री यहां से जाएंगे उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड पर रहना पड़ेगा। वैक्सीन का जहां तक सवाल है तो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कि देश में वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है उसने दिसंबर तक पहली वैक्सीन खेप की उम्मीद जताई है। इससे उम्मीद की किरण जगी है। लेकिन जहां तक रूस का सवाल है, रूस जिस वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है, लेकिन शॉर्टेज जो डोज है उसके शॉर्टेज की वजह से इसे अचानक से रोकना पड़ा है। जी शुक्रिया। और अब बात CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित जरूर करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे अच्छी स्थिति में हैं ताकि आगे का सफर आराम से कटे, कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को भी सुरक्षित रखने के लिए वक्त वक्त पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमेट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमेट खाते को भी चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा भी किए गए हैं या नहीं। फ्रांस में सरकार और कट्टरपंथी संगठनों के बीच छिड़ी जंग की आंच दुनिया में हर ओर फैल रही है। ज्यादातर इस्लामिक देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं तो भारत में भी कई इलाकों में ऐसा हो रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साफ कर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ है। उन्होंने फ्रांस में हाल ही में हुए हमलों की निंदा की है। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करते हुए कई सड़कों पर मैक्रो की तस्वीरें चिपका दी गई हैं। वाहन उनके ऊपर से गुजर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत आज फ्रांस के साथ खड़ा है तो फिर मुंबई की सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष का अपमान क्यों? दूसरी तरफ भोपाल में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसलिए शांति को भंग करने वालों से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। और ये फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस में आतंकवादी हमले और उसके पीछे दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा, क्या है इसकी असली वजह? इसी पर आज आवाज अड्डा में हो रही है बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर फ्रांस से मुसलमान क्यों है परेशान? पुलवामा हमले में पाकिस्तानी सरकार का सीधा हाथ है, ये सच्चाई इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी की जुबान से निकली है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार अब इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक FATF अब फवाद चौधरी के बयान पर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में रख सकता है। कल फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की असेंबली में कबूल किया था कि फरवरी 2019 में पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो पाकिस्तान सरकार ने करवाया था, लेकिन बाद में वो अपनी बात से पलट गए।
जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं को गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर और TRF का हाथ है। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बलों ने हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी और अनंतनाग से बरामद कर लिया है। पीएम मोदी ने कुलगांव में बीजेपी नेताओं पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। ये युवा जम्मू कश्मीर में बेहतरीन काम कर रहे थे। दुख के समय में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिहार से लेकर बंगाल की सियासत पर अमीश देवगन के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप अगर देखना चाहते हैं तो आज रात 9 बजे जरूर जुड़िए CNBC आवाज पर इस इंटरव्यू के लिए। जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है, नमस्कार। आपका बड़ा पुराना रिश्ता है बिहार से और इस बार एहसास क्या है, पब्लिक की नब्ज क्या है? मैं हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुलकर झूठ बोलते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। कौन था इलेक्शन में बोलने वाला रफेल 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 रफेल? आज रफेल भारत की शान बनी हुई है। मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे। राहुल गांधी पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं।